हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी 12 जुलाई 2020 की द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो संडे का पेपर आता है वो अपने आप में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन्हीं पॉइंट को देखेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले जैसा कि हमने बताया कि इस वक्त हम सभी इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच जो सीरीज चला रहे हैं, इंडिया चाइना रिलेशन के ऊपर कुछ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें एक पार्ट आप कल की वीडियोज़ में पढ़ चुके होंगे। आज उसके अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके अगले पार्ट को समझने का और तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उस पार्ट को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सभी इंडिया और चाइना रिलेशन से लेकर अब तक एक पार्ट को पढ़ चुके हैं, आज उसके अगले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अगले पार्ट में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है और क्या हम उस जानकारी को आप लोगों तक किस जानकारी को साझा करना चाहते हैं, पहले उस बात पे चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें आज के टॉपिक की, तो आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसे कि इस जो इंडिया चाइना जो क्लैश हुआ है, जो संघर्ष, जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिला है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं और उन शब्दों की जानकारी, उन शब्दों के बारे में हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो समझते हैं आज कुछ प्रमुख शब्दों को। तो इनमें जो आज का हमारा सबसे पहला शब्द होगा वो होगा गलवान घाटी। यानी गलवान घाटी क्या है? जैसा कि हम लोग सुने होंगे कि यहीं पे क्लैश हुआ था जिसमें कुछ हमारे भारत के 20 सैनिक लगभग शहीद हो गए। तो हम गलवान वैली के बारे में थोड़ा सा इसके पॉइंट को समझते हैं कि गलवान वैली जो है लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। यानी कहाँ ये? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन बॉर्डर के पास है। और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC चीन को इंडिया से अलग करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए, और या फिर हम बता दें आप सभी को कि ये जो घाटी है चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। ये कहाँ तक फैली है गलवान घाटी? चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। और एक तरफ भारत की ओर गलवान है और दूसरी तरफ चीन की तरफ गलवान वैली है। तो ये रहा गलवान वैली के बारे में। और गलवान नदी के बारे में समझते हैं कि गलवान रिवर क्या है। तो गलवान जो नदी है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है। भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन है? गलवान। और यदि बात करें इसके और भी पॉइंट्स को, तो वो है यह अक्साई चीन क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह अक्साई चीन क्षेत्र में उत्पन्न होती है जो चीन के कब्जे में है, लेकिन जिस पर भारत अपनी संप्रभुता मानता है। हम जानते हैं अक्साई चीन वो हिस्सा है भारत का जो चीन अपना उस पर कब्जा किया है, लेकिन भारत उसको अपना मानता है। और इसी क्षेत्र में गलवान नदी बहती है। और भी यह जो नदी है वो काराकोरम की पूर्वी ढलानों में सामजुलिंग के पास आरंभ होती है और पश्चिम दिशा में बहकर श्योक नदी में विलय हो जाती है। यानी आप इसको 2 पॉइंट तैयार करिए कि ये पूर्वी ढलानों में सामजुलिंग के पास से आरंभ होती है और श्योक नदी में ये इसका विलय हो जाता है। तो ये है गलवान नदी के बारे में। अगला पॉइंट श्योक नदी आया, तो श्योक नदी के बारे में भी हमको जानते हैं कि श्योक रिवर क्या है। इसके बारे में भी चर्चाएँ हाल ही फिलहाल में चल रही है, तो इसको भी समझते हैं। तो श्योक नदी क्या है? श्योक नदी को हम लोग मृतकों की नदी भी कहते हैं। श्योक नदी को हम लोग मृतकों की भी नदी कहते हैं। और भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली जो ये नदी जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली है। इसका आरंभ रीमो हिमानी में होता है जो सियाचिन हिमानी की एक जिह्वा है। और काफ़ी दूरी तक यह लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के समांतर बहती है। यानी जो नदी है श्योक नदी, इसको हम मृतकों की नदी कहते हैं और ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहती है। और इसका जो आरंभ है रीमो हिमानी में होता है और जिसको हम लोग सियाचिन हिमानी की एक जीव कहते हैं। और काफ़ी दूरी तक ये जो पर्वत है, ये जो नदी है लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में जो सिंधु नदी बहती है उसके समांतर में ये बहती है, यानी पैरेलल में बहती है। कौन? श्योक नदी। इधर हमारा जो सिंधु नदी है तो इधर हमारा श्योक नदी है। आगे जानते हैं कि सिंधु नदी इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है नुब्रा नदी, श्योक नदी की सहायक नदी। यानी कि एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि नुब्रा नदी जो है इस श्योक नदी के बारे में जो हम अभी पढ़े हैं कि ये सिंधु नदी के समांतर में बहती है, ये जो इसकी सहायक नदी का नाम है वो है नुब्रा नदी। और जो नुब्रा नदी है नुब्रा घाटी में इससे मिलती है और यह अंत में गिलगित बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन जिस पर भारत अपना
उस पर भी संप्रभुता मानता है, उसको भी अपना हिस्सा मानता है, और ये नदी ओवरऑल जाके सिंध नदी में विलय हो जाती है। तो ये पॉइंट रहे श्योक नदी के बारे में। उम्मीद है कि आप इसको तैयार कर लिए होंगे। एक अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम लोग जानते हैं, पहले इसके फिगर को देखते हैं। ये हमारा है श्योक नदी, इसको आप लोग भली बात समझ रहे होंगे, यही हमारा श्योक नदी का एक फिगर है, चित्र है। आगे पॉइंट आते हैं, जो क्लैश हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम एक हाईलाइट समझते हैं कि कौन सी श्योक नदी थी, कहाँ गलवान नदी है, कहाँ गलवान घाटी और कहाँ पे क्लैश हुआ था। तो एक फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग देखिए, ये आपकी जो नदी इसका नाम है श्योक नदी, इसका नाम क्या है, श्योक नदी। और इसी श्योक नदी में ये गलवान नदी जो है यहाँ से जाके मिलती है, और यहीं पे गलवान वैली है, और इसी में 15 जून को जो है यहाँ पे हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 और चाइना के 43 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता, इसी पर उसको आपत्ति है चीन को, जहाँ पे वो ITBP बेस कैंप भी ऑलरेडी देख रहे होंगे। यानी कि जो ये गलवान नदी के नक्शा आप लोग देख रहे होंगे, गलवान नदी जाके इस श्योक नदी में मिलती है, और इसी गलवान नदी पे यहीं पर जो झड़प हुई थी, जिसके अंदर कुछ हमारे सैनिक मारे गए थे। आगे है LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। ये जो है भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है, जबकि चीन इसको नहीं मानता है। चीन अक्साई चीन को भी कब्जा करके अपना मानता है। ये जो रेखा, इसकी लंबाई है 4056 किलोमीटर है। यानी कि LAC की लंबाई कितनी है, 4056। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के अप्रोच से है। और यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यानी एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो ये LAC है, जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र जो अक्साई क्षेत्र है, उसमें चीन को पृथक करती है। कौन, LAC। और ये कहाँ कहाँ जाती है इसके बारे में समझते हैं कि यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। कौन, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उत्तराखंड, हिमालय, सिक्किम, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। तो ये हमारी बात रही किससे संबंधित, LAC से। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक फिगर आप देख रहे होंगे आप, ये हमारा भारत का नक्शा है। ये हमारा भारत, यहाँ तक भारत अपना सीमा मानता है। इसी को हम लोग, ये जो रेखा है यहीं पे, इसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन जो है चीन, इस अक्साई चीन इसकी हिस्से पर कब्जा अपना अधिकार मानता है, जबकि भारत इसको नहीं मानता है। इसी हिस्से को हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। इसी हिस्से को क्या कहते हैं, अक्साई चीन। और यहीं पर जहाँ पे चाइना रुका हुआ है, वहीं पे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहीं पे मतलब कि आप देख रहे होंगे किसी के आसपास अभी हिंसक झड़प देखने को मिली है। तो ये रहा फिगर। अगले फिगर में इसको और भी क्लियरिटी से समझते हैं कि ये हमारा भारत का नक्शा है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, देख रहे होंगे आप, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहाँ पे झड़प हुई थी, जिसके आसपास झड़प हुई थी। और ये जो रेखा वास्तव में जिसको भारत अपना जहाँ तक मानता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, यानी वास्तविक वही रेखा है। लेकिन चीन उस पर कब्जा किए हुए है, और उसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं जिस पे कब्जा किया हुआ है चीन, उसी को बोलते हैं अक्साई चीन। और बात करें कि जो रेखा है, ये जो पूरी लंबाई जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसकी यहाँ से लंबाई शुरू होती है, आप देख रहे हैं, आते आते पूरा यहाँ तक, और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। यानी कि लगभग इतनी लंबी दूरी ये इस रेखा की लंबाई है, और ये पूरे चीन के बॉर्डर सटी हुई है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 4056 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 4056 किलोमीटर। और इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये लद्दाख क्षेत्र में यहीं पे झड़प हुई थी, LAC है, और इसकी पूरी जो लंबाई है 4056 किलोमीटर है। तो ये भी जानकारी आपको इस चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर है, कुछ प्रमुख शब्द है जो हाल ही फिलहाल में हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहे थे, और हम बार बार उसको पढ़ रहे थे। तो आज हमने उसके डिटेल के बारे में समझा और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स को, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि आज के हम जितने भी आर्टिकल, यानी संडे के जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे, संडे का जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमारे GS पेपर 3 का एक प्रमुख हिस्सा है। GS पेपर 3 का एक प्रमुख हिस्सा है। तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड कुछ प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में कुछ फैक्ट को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला आर्टिकल है आज का, वो एक्सहेल्ड ब्रीथ ऑफ कोविड-19 पेशेंट कैन कंटेन नोवल कोरोना वायरस स्टडी फाइंड्स, की एक स्टडी हाल ही फिलहाल में एक स्टडी हुई है। उस स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, उसका जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो फ्रॉम एयर से भी उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। अर्थात कि
अब तक हम ये जानते थे कि जो छूने से या टच करने से या फिर अगर कोई मान लीजिए इफ़ेक्टेड पर्सन है, अगर उसके हम लोग छींक से, अगर उस छींक के द्वारा उसके संपर्क में आते हैं या फिर उसके द्वारा टच की हुई किसी भी मटेरियल को, हम मैटर को हम छूते हैं, तो वो हमारे अंदर एंट्री करता है। इस प्रकार कोविड-19 का स्प्रेड होता है। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक स्टडी हुई है, उसी स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये अब एयर ट्रांसमिशन भी इसका हो रहा है, यानी कि हवा के द्वारा भी फैल रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक खबर है और बुरी खबर है। तो अभी इस पे कोई हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है WHO के द्वारा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है नॉट जस्ट, अगले इसकी पॉइंट को समझते हैं कि नॉट जस्ट टॉकिंग, सिंगिंग और शाउटिंग एज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन indicated on July 9th, but even breathing may spread novel coronavirus into the air. A study published in Nature had earlier found airborne coronavirus run in the patient breath. जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया वही बात इस आर्टिकल, इस स्टेटमेंट के अंतर्गत दी गई है। यदि हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें कोविड-19 की जो पहले की स्टडी थी, हम जानते हैं, यदि उस स्टडी की बात करें तो जो ऑलरेडी हमें ये सब मालूम था, जो भी स्टडी हुई थी कि ये किस प्रकार स्प्रेड होता है, किस प्रकार ये फैलता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि हम उसकी बात करते हैं, यदि उसे कभी मान लीजिए कोई बात कर रहा है, उसके मुँह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो पानी की जो बूंदें निकलती हैं या फिर जो उसके मुँह से छींकें निकलती हैं, पानी की छोटी-छोटी बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो अगर किसी अदर पर्सन तक चला जाए तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाता है, उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। या फिर हम कहें कि यदि उस व्यक्ति के ड्रॉपलेट कहीं किसी भी पार्ट पर लग जाए बात करते समय, या फिर किसी पार्ट को छू दे अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो, और हम भी उस पार्ट को उस चीज़ के द्वारा टच में आ जाएँ या छू लिए जाएँ, और छूने के बाद हम अपने हाथ से नाक, मुंह, कान किसी को भी मान लीजिए टच करते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, इस कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जबकि हाल ही में इस आर्टिकल, जो भी हम ये आर्टिकल लिए हुए हैं, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि एक स्टडी हुई है WHO के द्वारा, और इसमें एक रिपोर्ट आई है और कहा जा रहा है कि ये जो कोविड-19 का वायरस है, इसका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि हवा के द्वारा इसका फैलाव हो रहा है। यानी अर्थात यदि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो सांस भी ले रहा है, यानी इस पूरे टोटल आर्टिकल्स में या पूरे पॉइंट्स में यही कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि 9 जुलाई को WHO ने यही मतलब कि कंसर्न जताई है, चिंता जताई है कि अगर कोई भी पर्सन सांस भी ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, तो इससे भी अदर पर्सन को इन्फेक्टेड होने की संभावना बन जाती है। हालांकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी भी इस पर कोई क्लैरिटी WHO के द्वारा आनी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। यानी कि अभी भी हम कह सकते हैं कि जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, इसका जो प्रोसेस है उस पर अभी WHO की पुष्टि बाकी है। यानी यदि ऐसा कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत यही ओवरऑल समझाने का प्रयास किया गया। इसमें इतना इंपॉर्टेंट भी है कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का अगर ये प्रोसेस जो है मगर वो कहीं ना कहीं सही होता है, तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन हमारे लिए जारी की गई थी ऑलरेडी कोविड-19 से सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उसमें और भी बहुत सारे सुधार और बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे। यानी सुरक्षा के सभी नियमों को भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, और उनसे क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या क्रिएट होंगी, क्या क्या बातें होंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। जैसे मान लीजिए अगर कोविड-19 से संबंधित इस जो समस्या है, यानी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन अगर ये फैलता है, तो जो वेंटिलेटर है, जो भी स्ट्रेचर है, या फिर जो भी मास्क, उन सब में चेंजिंग करनी पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं एक बिजनेस क्रिएट होगा, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारी जो प्रॉफिट तो इकोनॉमिक्स बाद में है, लेकिन फर्स्ट हमारा जो हेल्थ होना चाहिए वो है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो हम समझ गए कि एक स्टडी के अंतर्गत ये बताया गया कोविड-19 का जो वायरस है वो उसका एयरबॉर्न क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी हवा से हवा में फैलाव उसका हो रहा है। तो अभी इसकी भी कोई भी पुष्टि आना बाकी है, तो इसको हम समझ लिए, इसको तैयार कर लें। देखते हैं अगले आर्टिकल को। तो अगला आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये GS पेपर 3 के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अगला आर्टिकल लिखा है एक अनएक्सपोज्ड पीपुल में है कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स। तो यहाँ से हमने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा, और उस पकड़े हुए पॉइंट का नाम बताते हैं, वो है टी सेल्स। आप लोग ऑलरेडी कई बार टी सेल्स, बी सेल्स और भी बहुत सारी सुन रहे होंगे। तो उसमें जो टी सेल्स है वो अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बारे में क्या क्या हमको जानकारी होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। तो देखते हैं क्या हमारे लिए टी सेल्स किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर देते हैं इस आर्टिकल की कि at least 5 studies, one which has been published in Cell and remaining are preprint yet to be peer reviewed, have shown
that people unexposed to not infected with the novel coronavirus may still exhibit T cells response specific to the virus, and overwhelming the percentage of adults are exposed to 4 different coronavirus that cause common cold। यानी कि देखिए जो आर्टिकल ये जो स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है कि जो टी सेल्स है, ओवरऑल हमको यही समझना है कि टी सेल्स है क्या। तो एक स्टडी के दौरान ये कहा गया कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा गया है उसको हम बताते हैं कि इस स्टडी के दौरान ही इस आर्टिकल को लिखा गया है और कहा गया कि इस स्टडी में कि कोरोना वायरस के जो पीछे जो भी प्रमुख कारक है, हम जानते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे कि कोरोना वायरस जो है SARS-CoV-2 के कारण फैलता है या फिर स्प्रेड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के पीछे जो प्रमुख कारक है वो है SARS-CoV-2। हम लोग कोरोना वायरस पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक जो एलिमेंट है वो है SARS-CoV-2। कोरोना वायरस भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करें कोरोना वायरस का नाम क्यों है, कोरोना वायरस का नाम इसलिए क्योंकि उसके ऊपर क्राउन टाइप में ऐसे बने हुए हैं, और जिस पे एक RNA की मतलब शील्ड होती है, जिसमें प्रोटीन की शील्ड होती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड जो कि आपकी डिमांड के अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यानी हम बात करें कि जो भी कोविड-19 के भी जो वायरस का नाम है उसको हमें सिर्फ मालूम करना चाहिए, वो है SARS-CoV-2। यानी कि जो SARS-CoV-2 है उसी कारण कोविड-19 की समस्या इतनी गंभीर हो रही है। तो एन ओवरवेलमिंग परसेंटेज जो भी हम पढ़े अभी तत्काल में कि जो पर्सन अगर कोरोना वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड में इफेक्ट हुआ है, यानी जो भी पर्सन कोरोना वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड में यहाँ पे पढ़े होंगे कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड हुआ है, तो उसमें कॉमन कोल्ड की वजह से एक सर्टेन मेमोरी जनरेट हो जाती है। उसमें क्या होती है, उसकी जो बॉडी में सर्टेन मेमोरी जनरेट हो जाती है, यानी कि उसमें एक नया मतलब इम्यूनिटी सिस्टम लागू हो जाता है। और इसी की वजह से जो भी मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो आप देख रहे होंगे कि टी सेल्स का जो रिस्पांस होता है वो भी उसमें देखने को मिलता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से एक्सपोज होगा तो उसकी बॉडी ऑलरेडी अगले कोई भी किसी भी समस्या से इस प्रकार के लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर रहती है। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं उसको एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए कि यदि कोई पर्सन कॉमन कोल्ड की वजह से अफेक्टेड हुआ है और उसमें कॉमन कोल्ड की वजह से जो भी मतलब समस्याएं हुई, लेकिन जब वो उससे एक्सपोज होता है तो उसमें उसी कॉमन कोल्ड की वजह से एक सर्टेन मेमोरी जनरेट होती है, और इसी की वजह से जो उसका प्रेजेंट टी सेल्स का जो रिस्पांस होता है, यानी उसमें जो प्रेजेंट का उसमें जो टी सेल्स का रिस्पांस होता है उसमें देखने को मिलता है। किसमें? उस पर्सन में जो अभी हाल ही में कॉमन कोल्ड से मतलब कि सही हुआ है। तो एक्सपोज होने के बाद उसमें टी सेल्स का जो रिस्पांस है वो देखने को मिलता है। और टी सेल्स क्या होती हैं, टी सेल्स के रिस्पांस दिखने से हमें लाभ क्या है, इन्हीं सब बातों की चर्चा हम इस आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे। तो हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। तो जो बॉडी है उसकी अगले कोविड-19 से कोई भी समस्या के लिए ऑलरेडी तैयार रहेगी, क्योंकि उसमें टी सेल्स की जो रिस्पांस है वो जनरेट हो जाता है। यदि हम बात करें टी सेल्स क्या होता है तो देखते हैं टी सेल्स क्या होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि टी सेल्स इम्यूनिटी क्या होती है। हम जानते हैं ओवरऑल इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है क्या, टी सेल। तो बात करें हम टी सेल की तो देखते हैं क्या होता है टी सेल। तो टी सेल इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। क्या होता है, टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट विच डेवलप्स इन द थाइमस ग्लैंड एंड प्ले अ सेंट्रल रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको निभाने में एक बेहतरीन रोल किसके द्वारा किया जाता है, टी सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? टी सेल्स के द्वारा। यानी टी सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, यानी टी सेल एक प्रमुख लिम्फोसाइट है। और बात करें लिम्फोसाइट की तो वह एक प्रकार का लिम्फोसाइट क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो एक प्रकार का वाइट ब्लड कार्पोसेल्स है। वो क्या है? वाइट ब्लड कार्पोसेल्स है या फिर सेल्स है, एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है। कौन? लिम्फोसाइट। और जो टी सेल्स का निर्माण होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। जो हमारा हार्ट आप देखेंगे उसमें उस हार्ट के बीच में होता है थाइमस, उसी में उसका निर्माण होता है। किसका? टी सेल्स का। और जो ये हमारे लिए इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि देखिए अगर कोई भी बच्चा रिकवर हुआ है, कोई भी मतलब पर्सन रिकवर हुआ है किससे? कोविड-19 SARS-CoV-2 की समस्या से, तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम आ जाता है। और वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसके कारण दिखता है? टी सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? टी सेल की वजह से। और टी सेल क्या है? और टी सेल्स एक प्रमुख लिम्फोसाइट है। और जो लिम्फोसाइट क्या होता है उसको हम समझ लें कि एक ये होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है। और ये जो इसका जो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है, इस यानी जो टी सेल है इसका जो डेवलपमेंट होता है, जो कंस्ट्रक्शन उसका होता है वो होता है थाइमस ग्लैंड में। किस में? थाइमस
मस्क ग्लैंड में। और ये जो है टी सेल जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि हमारे अंदर टी सेल है तो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होगी, यानी ओवरऑल यही कह रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी को बचाने में हमारे बॉडी को विभिन्न रोगों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में टी सेल्स का एक अहम रोल होता है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस ही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी कारक होता है वो होता है टी सेल। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि टी सेल क्या होता है और उससे जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ क्या होती हैं, इन सभी बातों को आप समझ लिए होंगे। तो ये आज के रहे कुछ प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए पार्ट, जिसको हमने समझा, स्टडी किया और तैयार किया, एनालिसिस किया। तो अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए आप जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको तैयार करिए। और आज का जो प्रमुख क्वेश्चन है वो आप कम से कम 50 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करिए कि व्हाट इज़ टी सेल। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ टी सेल। और इससे जुड़ी कोई भी समस्या है या फिर हमारे इस पूरे सिस्टम में जो भी मतलब कि द हिंदू एनालिसिस में किसी प्रकार कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर अपना सजेशन दें। आपके सजेशन के लिए हम सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं और उसके लिए मतलब उसमें सुधार रिफॉर्म करने के लिए हम अलर्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन सेम टाइम सेम चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।